हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी और हमने देखा था कि ईएम वेव्स ट्रांसमिशन लाइन से किस तरह से जुड़ी हुई है। तो हमने ये डिफरेंट तरह के कंडक्टर्स उसमें देखे थे, कोएक्सियल कंडक्टर, टू वायर कंडक्टर एंड दीज अदर फॉर्म्स ऑफ कंडक्टर्स। तो जहां पर हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम कंडक्टर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडक्टर होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की तरह काम करता है, जो कि सोर्स और लोड को कनेक्ट करता है गाइडेड प्रोपगेशन में या गाइडेड ट्रांसमिशन में। ओके, अब हम इन्हीं कंडक्टर्स को ट्रांसमिशन किस तरह से ये करते हैं, इनको लगा करके देखेंगे, सोर्स और लोड किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। इसका कनेक्शन करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे जिससे हम इस ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट अब ये है कि हम इसे कनेक्ट करें सोर्स और लोड को, देखिए कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखेगा और फिर इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप ये सेकंड बॉक्स देख सकते हैं, इसमें ये देखिए हमने एक जनरेटर यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो जनरेटर को हमने जो जनरेट कर रहा है उस वोल्टेज को शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हमने शो कर दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डीसी शो किया हुआ है बट एसी सोर्स होगा, एनीवेज पोलैरिटी चेंज होती रहेगी बट पैरामीटर्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस जो है हम यहाँ पर डीसी रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो वहां पर एसी रेजिस्टेंस लेना होगा, बट कनेक्शन डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, और ये हमारा लोड है। ठीक है, ये हमारा लोड है, ये हमारा सोर्स है। अब इस सोर्स का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद ये पूरा मिलाकर के हमारा हो गया जनरेटर या सोर्स, और ये हमारा हो गया लोड। ठीक है, और इसके बीच में ये जो लाइन है ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर दो कंडक्टर है हमारे पास, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, जो सोर्स से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन के लिए हमें चाहिए। तो एक जो है हमने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव कनेक्शन जो हमने कर दिया है वो हमने ये सेंट्रल कंडक्टर से कर दिया है, और इसी के बाहर वाले कंडक्टर से हमने इसका दूसरा कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से अंदर वाले कनेक्शन जो है वो एक टर्मिनल से कनेक्टेड है लोड का, और दूसरे टर्मिनल से बाहर वाला कंडक्टर कनेक्टेड है, और बीच में ये जो है ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है ना, ये कंडक्टर एक दूसरे से, एक डाइलेक्ट्रिक से सेपरेटेड। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास होगा। अब होगा क्या कि हमें ट्रांसमिशन लाइंस के पैरामीटर्स देखने हैं। तो हम सोर्स और लोड को तो हम बाद में देखेंगे जब हमें एनालिसिस करना होगा ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन लाइन को स्टडी करना है। ठीक है, तो या तो हम इस कोएक्सियल केबल को देख सकते हैं या फिर ये टू वायर लाइन को देख सकते हैं। अब आगे का एनालिसिस करने के लिए हमें जो टू वायर लाइन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, बट एनीवेज कोएक्सियल केबल भी लेकर के इसको स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हमें देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जब भी इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करेगा लाइन में, तो कोई भी कंडक्टर हो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन का, ये जो लाइन है, अगर मैं एक टू वायर लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज कीजिए एक टू वायर लाइन मैंने ले लिया, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो वहां पर कई किलोमीटर्स या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में भी या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में जो होता है हमारा डिस्टेंस तक चलते रहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, और वायर में ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रेजिस्टेंस होता है या कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमने कनेक्ट किया हुआ है उसमें रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है ये वायर में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसी तरह से अगर इस वायर के इंडक्टेंस की हम बात करें तो ये भी थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये वायर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए जगह जगह पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर और इंडक्टर, रजिस्टर इंडक्टर लगा करके बता दिया। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये जो पोर्शन हमने ले लिया, सपोज कीजिए ये एक यूनिट लेंथ ले ली। यूनिट लेंथ मतलब कितना भी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी आपका जो भी आप एनालिसिस के लिए यूज करना चाहते हैं, यूनिट लेंथ के लिए हम बेसिकली यहाँ पर इकट्ठा इसको दिखा देते हैं। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर हमने ये आप याद रखिएगा कि ये जो पैरामीटर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट लाइन। ठीक है, ये लम्प्ड नहीं है। ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर्स नहीं है, यहाँ पर लम्प्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लम्प्ड का मतलब होता है सिंपल, जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए एक सोर्स है और इसको हमने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, और अगर हम इस वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान ले, इस वायर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस केवल इस लोड का ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पैरामीटर है वो हम लम्प्ड मान सकते हैं, एक ही जगह पे एकत्रित है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं यहाँ पर देखिए,
कैपेसिटर हमने क्लास में देखा था क्या होता है कैपेसिटर। तो जब हम क्लास में ले रहे थे तो हमने देखा था कैपेसिटर क्या होता है कि दो कंडक्टर, कोई भी दो कंडक्टर किसी भी शेप के, इट डजंट मैटर, अगर वो कुछ डाइलेक्ट्रिक से सेपरेटेड है तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये जो कंडक्टर हैं ये पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में है तो हम उनको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि जनरली हम देखते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होना चाहिए, बस एक कंडक्टर जो, दो कंडक्टर्स जो सेपरेटेड है किसी मीडियम से, तो वो एक कैपेसिटर को फॉर्म करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर ये हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये टच नहीं है, यहाँ पे बीच में कुछ मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस होगा C। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर अभी तक आ गए हैं, R, L और C। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स आ गए हैं। साथ ही साथ देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है हमारे पास, ये लॉसी डाइलेक्ट्रिक होगा। हाउएवर स्मॉल द लॉस में बी, बट ये लॉसी डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और इसके तो बेसिकली स्लाइटली कंडक्टिंग होगा, ये स्लाइटली कंडक्टिंग होगा, सिग्मा जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इट मे बी वेरी लेस बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडक्टेंस है, उस कंडक्टेंस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं G। ये जो कंडक्टेंस है ये मीडियम के लिए हमने यूज किया है, और इसका R से कोई लेना देना नहीं है, दिस G इज नॉट 1/R। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया है ये लाइन का रेजिस्टेंस हमने लिया है, और ये जो कंडक्टेंस है ये मीडियम के कंडक्टेंस को हमने लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास चार पैरामीटर बनते हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ सोच करके देख ले। देखिए हमारे पास तीन ही तरह के पैरामीटर होते हैं RLC। जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के पैरामीटर होते हैं RLC, और इनके अलावा हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है। और इन RLC को हमने देख लिया कहाँ कहाँ RLC हमारे पास होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सर्किट पैरामीटर्स। अब देखिए इन सर्किट पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपने पावर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, टू वायर लाइन के लिए आई गेस। तो बेसिकली अगर कोएक्सियल लाइन के लिए आप ये निकालना चाहते हैं पैरामीटर्स, तो हम इनको डिराइव कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर आप R का निकालना चाहे पर मीटर, देखिए पर मीटर ओम पर मीटर में है, सीमेंस पर मीटर है, फेरेड पर मीटर में है, तो ये पर मीटर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स है ना। तो कोएक्सियल केबल के लिए आप निकालना चाहेंगे तो ये फॉर्मूले आएंगे, टू वायर लाइन के लिए ये फॉर्मूला आएंगे, प्लेनर लाइन के लिए ये फॉर्मूला आएंगे। तो हमारी जिस तरह की लाइन होगी इस तरह का फॉर्मूला हम यूज करके ये जो वैल्यूज है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके जो डेरिवेशन है वो आपके पावर सिस्टम के सिलेबस में है, EMFT के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें क्या क्या नोटेशन है, किस किस चीज का है, वो यहाँ पर हमने इस डायग्राम में शो कर रखा है। देखिए ये रेडियस है, ये बी आउटर कंडक्टर का रेडियस है, इनर कंडक्टर का रेडियस ए है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पे सारे पैरामीटर्स हमने शो कर रखे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपली आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या चीज किस चीज को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कैलकुलेशन कैसे होगा वो हमने देख लिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी है कि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स क्या है, और ये पूरा एनालिसिस जो हमने किया है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस की फॉर्म में हमने किया है। ठीक है, अब लेकिन हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं EMFT, तो हमें EM वेव्स की तो बात करनी ही होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली बात करनी होगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस डायग्राम को मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। ओके, लेट्स एनलार्ज दिस डायग्राम। देखिए इस डायग्राम को आप देखिए जरा, यहाँ पर ये जो है कोएक्सियल कंडक्टर है। ठीक है, कोएक्सियल कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो नीचे यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, तो अगर हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसको कर्ल कर रही होंगी। ठीक है ना, इसको एनवेलप कर रही होंगी सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी सर्कुलर होंगी, और ये होंगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये हमारा जो प्लेन, जो जिस प्लेन में आप स्क्रीन को देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में बेसिकली ये लाई करेगी। ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर शो कर दी है, या एच मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की भी अगर हम बात करें तो वो सेम ही डायरेक्शन में होगी, बी और एच की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, अब देखिए करंट जब ऐसे फ्लो करेगा,
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, ये इनर कंडक्टर है, ठीक है। आउटर कंडक्टर को मैं डिफरेंट पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए इसको डिफरेंट पेन से हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा आउटर कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा आउटर कंडक्टर है, ये हमारा इनर कंडक्टर था। तो आउटर कंडक्टर जो है वो हमारा नेगेटिव है और इनर कंडक्टर जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे जा रही होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो है रेडियल आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो सर्कुलर होने की वजह से इस पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी हमेशा, और एंटी क्लॉकवाइज में ये इस तरफ हो जाएगी, यहाँ पे ये इस तरफ हो जाएगी। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा टेंजेंशियल है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो गई है हमारी, वो कुछ इस तरह से हो गई है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होने की वजह से, सर्कुलर होने की वजह से, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ड्रॉ करूंगा तो वो इनवर्ड होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्क्रीन के प्लेन में लाई, स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रही है, तो ये जो होगी ये इनवर्ड होगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये किसकी डायरेक्शन है, ये एच की डायरेक्शन है। अगर हमें ईएम वेव की डायरेक्शन चाहिए, ईएम वेव की डायरेक्शन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, ई क्रॉस एच करना पड़ता है, जिससे हमें पॉइंटिंग वेक्टर मिलता है। पॉइंटिंग वेक्टर हमें बताता है ईएम वेव की डायरेक्शन। तो आप राइट हैंड रूल से इसको देख सकते हैं कि ई क्रॉस एच जब आप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, अपवर्ड्स आ जाएगी ईएम वेव की डायरेक्शन, ठीक है। ये ई क्रॉस एच की डायरेक्शन है, यानी ईएम वेव की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईएम वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग द केबल हो गई, अलोंग द केबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो ईएम वेव कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव कर रही होगी अलोंग द केबल इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर एनालिसिस इस ईएम वेव की मदद से भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हुए, ठीक है। लेकिन लेकिन वो बहुत ही टीडियस होगा, बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकली रिगरस होगा, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की फॉर्म में इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही अप्रोच, तो ओके, अप्रोच तो हम वही यूज करेंगे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट नोट आउट करना बहुत ही जरूरी था कि ईएम वेव क्या है, किस तरह से यहाँ पे प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। सेम चीज आप टू वायर लाइन के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टू वायर लाइन के लिए अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए कैसे देखेंगे, सपोज कीजिए ये एक वायर है और ये एक वायर है, ये पॉजिटिव है फॉर द एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसमें जब आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, ये सपोज करिए गो कंडक्टर है, ये कम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कुछ इस तरह से बन रही होंगी, ठीक है। और ये इसमें इसमें उल्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी इस तरह से, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बीच में अगर आप निकालना चाहेंगे स्क्रीन के प्लेन में, तो इसकी वजह से होगी इनवर्ड और इसकी वजह से भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इनवर्ड, तो यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, और डाउनवर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखें और यहाँ पर देखें ई क्रॉस एच करके जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये डायरेक्शन मिलेगी ईएम वेव की, ये ई क्रॉस एच की डायरेक्शन है, यानी कि ईएम वेव की डायरेक्शन है। तो इसी तरह से और दूसरी लाइंस के लिए भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि ईएम वेव किस तरह से इससे एसोसिएटेड है। अब इसमें एक दो चीजें पॉइंट्स जो हैं वो हम देख वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो RLCG पैरामीटर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं। साथ ही साथ अगर मीडियम की बात करें तो ये जो मीडियम है जिसमें ईएम वेव मूव कर रही है या सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो हम सिग्मा, म्यू और एप्सिलॉन की मदद से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर के लिए हम कंडक्टर ले लेंगे, ईसी जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक के लिए हम इसको सिग्मा, म्यू और एप्सिलॉन ले लेते हैं, या कुछ भी डाइलेक्ट्रिक डीडी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट।
तो ये उसके मीडियम हो जाएंगे, उसके मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं, g इज नॉट इक्वल्स टू 1/r। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये हमें बाद में हम डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, तो ये दो रिलेशन जो होंगे वो होल्ड करेंगे, जो हम लाइन यूज करने वाले हैं उसके लिए ये दो रिलेशन हमारे होल्ड करेंगे। ठीक है, एंड g अपॉन में c इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये था हमारा पैरामीटर्स के बारे में जानकारी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।